अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा भट्टी। नाइकी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। वो रोजाना तकरीबन हजारों करोड़ कमाते हैं। रोनाल्डो जैसे आलमी मियार के खिलाड़ी भी ये ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जिसने नाइकी को बनाया खुद एक नाकाम एथलीट था। नाइकी के बानी ने अपना कारोबार शुरू किया एक गाड़ी के ट्रंक में जूते बेचकर। ये नाइकी के बानी फिल नाइट की कहानी है। फिल नाइट 1938 में पोर्टलैंड अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए। बचपन ही से बहुत तेज दौड़ता था और जिंदगी में इसका सिर्फ एक ही ख्वाब था कि एक अजीम खिलाड़ी बनना है। स्कूल और कॉलेज में इसने अपनी दौड़ में बहुत मेहनत की और कई रेसें जीती। दौड़ने के साथ साथ फिल नाइट ने अपनी तालीम भी जारी रखी और 1962 में इसने MBA मुकम्मल किया। वो अब भी दौड़ जारी रखना चाहता था, लेकिन एक सुबह अपनी प्रैक्टिस के दौरान इसका रियलिटी से सामना हुआ। अपनी पूरी जवानी दौड़ को वक्फ करने के बाद वो अपनी रियासत के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन गए थे, लेकिन वो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह का खिलाड़ी न बन सका। अफसोस की बात है, वो एक अच्छा खिलाड़ी था लेकिन एक अजीम खिलाड़ी न बन सके। इसकी उम्र 24 साल हो गई थी। एथलेटिक्स में बेहतर होने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए एक सुबह भारी दिल के साथ फिल नाइट ने कबूल कर लिया आज से उसका एथलेटिक कैरियर का इख्तिताम है। वो एथलीट के ख्वाब में नाकाम हो गया था, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो हमेशा खेलों के करीब रहे। फिल नाइट हर रनर की तरह अपने रनिंग जूतों से डीप से कनेक्टेड थे, इसलिए इसने फैसला किया वो जूतों का कारोबार करेगा। फिर उसे याद आया उसने MBA के दौरान इसने कई हफ्तों की रिसर्च के बाद जूतों के कारोबार पर एक तफसीली रिसर्च पेपर लिखा था। अपनी तहकीक में इन्हें मालूम हुआ कि जापानी कैरियर कंपनियों ने अपने बेहतर मेयार और कम कीमत की वजह से अमेरिकी कैमरा मार्केट को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इनके तहकीकी रिसर्च पेपर के मुताबिक जापानी जूते USA के जूतों की मार्केट में भी इसी तरह खलल डाल सकते थे और उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनियों एडिडास और पूमा को पीछे छोड़ सकता है। इसका अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट की बुनियाद पर कारोबार शुरू करना एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन फिल नाइट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और उसने फैसला किया वो टाइगर ब्रांड के जूते जापान से दरामद करके अमेरिका में फरोख्त करेगा। टाइगर के जूते नेस्टोका नामी जापानी कंपनी ने तैयार किए थे, लिहाजा फिल नाइट ने अपनी पूरी सेविंग ली और जापान के लिए प्रवास की। आखिरकार वो जापान पहुंच गए और टाइगर कंपनी के दफ्तर से अपॉइंटमेंट ली। फिल नाइट मुलाकात से पहले बहुत ज्यादा नर्वस थे। एक लड़का जो फितरतन बहुत शर्मीला था, वो एक बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप के लिए निकल पड़ा था। इसके अलावा टाइगर कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने मीटिंग के शुरू में ही फिल नाइट से कंपनी का नाम पूछा, तो पता नहीं कैसे फिल नाइट ने अपने घर में नीले रंग के रिबन का तस्वर किया। वही नीला रंग जो उसे कई रेसों में जीतने पर मिला था, और उसने ब्लू रिबन बोला और इन्होंने कहा ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नामी कंपनी बनाना चाहते हैं। इस वक्त ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं थी, लेकिन टाइगर कंपनी के एग्जीक्यूटिव इस नाम से बहुत खुश हुए। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल नाइट ने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट को पहली लाइन से दोहराना शुरू किया। आखिरकार टाइगर कंपनी के मुलाजमीन बहुत ज्यादा मुतासर हुए। वो चाहते थे कि इनकी कंपनी ब्लू रिबन अमेरिका में टाइगर के जूते फरोख्त करे। ये एक सौदा था। फिल नाइट ने इन्हें अपना एड्रेस दिया और टाइगर शूज के कुछ सैंपल भेजने को कहा। फिल नाइट की खुशी की कोई इंतहा ना थी। जूतों के सैंपल के लिए फिल नाइट ने टाइगर कंपनी को जूतों के लिए रकम ट्रांसफर कर दी और अमेरिका वापस आकर सैंपल का इंतजार करने लगे, लेकिन 4 माह गुजर गए और उसे कोई जूता नहीं मिला। खत के जवाब पर टाइगर कंपनी ने कहा कि जूते जल्द पहुंच जाएंगे। फिल नाइट ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसे जूते आने तक अपना खर्चात चलाने के लिए नौकरी की जरूरत थी। चनाचा इसने एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट की मुलाजमत इख्तियार कर ली। टाइगर कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात को तकरीबन 1 साल हो गया था। फिल नाइट की उम्मीद खत्म हो चुकी थी जब कस्टम की तरफ से नोटिस आया। जापान से टाइगर के 12 जूते आ चुके थे। फिल नाइट ने शूज हासिल करने के बाद इन्हें बिना रोके अनबॉक्स किया। सबसे पहले फिल नाइट ने शूज अपने कॉलेज के कोच बिल बोवरमैन को दिखाए और उसे अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताया। बिल बोवरमैन को ये जूते बेतहाशा पसंद आए। अगले ही दिन इसने फिल नाइट को 50% पार्टनर बनने की ऑफर कर दी। फिल नाइट इसकी ऑफर से बहुत सरप्राइज था। बिल बोवरमैन को अपने पूरे कोचिंग कैरियर में एक चीज का जुनून था, वो था शूज। वो काफी सालों से जूतों के साथ मुख्तलिफ किस्म के तजर्बे करके जूतों के डिजाइन में माहिर बन चुके थे। इसकी पूरी तवज्जो जूतों का वजन हल्का करने पर मरकूज होती थी। वो अक्सर अपने तालिब इल्मों के जूते बगैर पूछे ले जाते और जूते फाड़ने के बाद कई दिनों तक मामूली तब्दीलियां करते और इसकी तरमीम के बाद खिलाड़ी की कारकर्दगी में एक बड़े पैमाने पर इम्प्रूवमेंट आती। बिल बोवरमैन एक बासलाहियत कोच और नेचुरल लीडर भी थे। वो फिल नाइट और बाकी रनर के लिए एक अजीम शख्सियत थे और आज
आज वही शख्सियत फिल नाइट का बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे और इन्होंने हाथ मिलाया और अब वो दोनों 50-50 पार्टनर थे। इसी दिन फिल नाइट ने टाइगर कंपनी को खत लिखा और मगरबी अमेरिका में टाइगर के जूते मंगवाने के लिए शिपमेंट की डिटेल पूछी और $1000 की लागत से 300 जूतों का पहला ऑर्डर भी दिया। इस बार जूते वक्त पर आए और नीला रिबन को मगरबी अमेरिका के लिए खसूसी तकसीम के हकूक भी मिल गए। फिल नाइट का यही इंतजार था। इसने फौरी तौर पर अकाउंटेंट की नौकरी छोड़ दी ताकि वो कारोबार पर पूरी तवज्जो मरकूज कर सके। इसने जूते अपने वालिदैन के घर के तहखाने में रखे। ये ब्लू रिबन का दफ्तर था। अब जूते बेचने का वक्त था। फिल नाइट ने खेलों की बहुत सी दुकानों पर टाइगर के जूते फरोख्त करने के लिए दरखास्त की। सबने अपनी दुकान पर टाइगर के जूते बेचने से इनकार कर दिया। फिल नाइट के पास अपनी दुकान खोलने के पैसे नहीं थे, तो फिल नाइट को एक ख्याल आया। वो अपनी गाड़ी के ट्रंक को जूतों से भर देता और जहाँ भी एथलेटिक का मुकाबला होता वहाँ पहुँचना शुरू कर दिया। इन्होंने कोचेस, खिलाड़ियों और तमाशाइयों से बात करते और उन्हें अपने जूते पेश करने लगे। इस बार सार्फिन ने जवाब ने फिल नाइट को चौंका दिया। इसके जूते गर्म केक की तरह बिकने लगे। वो खुद एक एथलीट था। इसने खिलाड़ियों के मसाइल को बखूबी समझा था, इसलिए वो आसानी से सार्फिन को इस बात पर कायल करने में कामयाब रहा। टाइगर के जूते इनके लिए बेहतरीन थे। सिर्फ 2 माह में इन्होंने 300 जूते फरोख्त कर दिए और पर 900 जूतों का ऑर्डर कर दिया। लेकिन इनकी कुल कमाई सिर्फ $2000 थी और ऑर्डर की लागत $3000 थी। चनाचा फिल ने पहली बार बैंक से $1000 का कर्ज मांगा। ब्लू रिबन के मजबूत कारोबार को देखते हुए कर्ज की मंजूरी दे दी और फिल नाइट ने आखिरकार एक कैरियर हासिल किया जिससे वो दिल की गहराइयों से लुत्फानंदोज हो रहा था। इसके पास बिल बोवरमैन जैसा काबिल एतमाद साथी था और एक प्रोडक्ट जो खुद ही से फरोख्त हो रही थी। मुख्तसरन ये कि फिल का वक्त अच्छा गुजर रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। डिफिकल्ट टाइम। एक रेसलिंग कोच ने फिल नाइट को खत लिखा, दावा किया कि वो अभी जापान से टाइगर कंपनी के मालिक के साथ मुलाकात से वापस आए हैं और टाइगर कंपनी ने उसे पूरे अमेरिका के लिए खसूसी डिस्ट्रीब्यूटर बनने का हकूक दे दिया है। कोच ने फिल नाइट को फौरी तौर पर टाइगर शूज का कारोबार बंद करने के लिए हुक्म दे दिया। फिल नाइट का कारोबार शुरू किए अभी 2 माह ही गुजरे थे कि कारोबार बंद होने के करीब था। इसने फौरी तौर पर टाइगर कंपनी को खत लिखा जिसमें वजाहत तलब की गई थी, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो फिल नाइट ने फैसला किया वो जापान जाएगा और टाइगर कंपनी का मुकाबला करेगा। इस मुलाकात के दौरान फिल नाइट ने वासिया किया इनके साथ किस तरह जुल्म हुआ है। इसने मजबूत फरोख्त के लिए अपनी दलील पेश की और मुस्तकबिल के मंसूबों की वजाहत की। अगले दिन वो बराह रास्त कंपनी के मालिक से मिला। इसने फौरी तौर पर फिल नाइट पर एतमाद किया। कंपनी के मालिक ने कहा, फिल नाइट के शौक ने मुझे मेरी जवानी के दिनों की याद दिला दी है। इसने यूएसए को दोबारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। फिल नाइट को सुकून मिला, लेकिन मसाइल खत्म होने से बहुत दूर थे। ब्लू रिबन ने कारोबार के पहले साल की तकमील पर $8000 की फरोख्त हासिल की। इन्होंने दूसरे शहर में तोसी के लिए जीफ जॉनसन नामी सेल्समैन की खिदमत हासिल की। जीफ की खसूसियत ये थी कि वो भी फिल नाइट की तरह एथलीट रह चुका था। वो भी अपने काम के बारे में बेहद पुरजोश था और इसी वजह से कारोबार के दूसरे साल फरोख्त $16000 तक जा पहुंची। इसका मतलब है कि ये दोहरा होने वाला था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये इनके लिए एक बड़ा मसला बन गया। लिहाजा जैसे ही एक शिपमेंट फरोख्त हो जाती वो ऑर्डर दुगना या तिगुना कर देते। इन्हें ऑर्डर की अदायगी के लिए पूरा मुनाफा दोबारा लगाना पड़ जाता और बैंक से कर्ज भी लेना पड़ता। बुनियादी तौर पर 1 साल के कारोबार के बाद ब्लू रिबन पर हजारों डॉलर का कर्ज था और कैश फ्लो मनफी था, जिसकी वजह से बैंक ने उसे मजीद कर्ज देने से इनकार कर दिया। अचानक कारोबार चलाने के लिए नकद रकम नहीं थी। फिल नाइट को ब्लू रिबन की बका के लिए किसी न किसी तरह रकम का बंदोबस्त करना था, इसलिए इसे PwC में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू कर दी। इसने अपनी पूरी तनख्वाह कारोबार में लगाना शुरू कर दी और दूसरी तरफ इनका साथी बिल बोवरमैन भी काम करते थे। बिल बोवरमैन ने महसूस किया कि अमेरिकियों का जिस्म लंबा है जापानियों के मुकाबले में, इसलिए इनके जूते थोड़ा मुख्तलिफ होने चाहिए। बोवरमैन ने टाइगर के जूते भी फाड़ दिए और बहुत तजुर्बात किए। एक अहम मोड़ आया जब वो टाइगर के मुख्तलिफ जूतों की बेहतरीन खसूसियात को पहुंचा और अमेरिकियों के लिए एक बहुत अच्छा तरबियती जूता डिजाइन किया और जूतों का नाम कोर्टिस रखा। टाइगर कंपनी ने शूज कोर्टिस के जूतों की तरह तैयार करना शुरू कर दिए। अमेरिकी मार्केट में दाखिल होते ही सुपर कामयाब हो गए। फिल नाइट के इंतजाम और बोवरमैन के जूते के डिजाइन की वजह से टाइगर जूते अगले 5 सालों में पूरे अमेरिका में ब्रांड्स में से सबसे ऊपर थे। 1971 तक फरोख्त 1.3 मिलियन तक पहुंच गई और कारोबार हर साल दुगना हो रहा था। इसके साथ ही फिल नाइट ने नौकरी छोड़ दी और ब्लू रिबन में कुल वक्ती शमूलियत इख्तियार की। यह बिल्कुल ठीक जा रहा था जब जापान से एक बहुत बड़ा धचका आया। ब्लू रिबन की कामयाबी देखकर टाइगर कंपनी को लालच फील हुआ। वो टाइगर के जूतों से हासिल होने
वाली सारी आमदनी अपने पास रखना चाहते थे। इन्होंने फिल नाइट को अल्टीमेटम दिया कि अगर फिल नाइट ने 51% ब्लू रिबन टाइगर कंपनी को नहीं बेचा तो वो अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूशन किसी और को दे देंगे। फिल नाइट को काफी सदमा और तकलीफ फील हुई। ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। टाइगर कंपनी ने इससे ब्लू रिबन खरीदने की बात करके तमाम हदें पार कर दी थी और इस तरह फिल नाइट ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। फिल ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और इन्हें बताया कि ये वो लम्हा है जिसका हम सबको इंतजार था। किसी और का ब्रांड बेचने का वक्त खत्म हो चुका है, अब हमारा अपना ब्रांड बनने का वक्त है। इसके साथ ही इसने टाइगर कंपनी की शिरकत तोड़ दी और फैसला किया कि अपना ब्रांड बनाना है। अपने ब्रांड के जूते तैयार करने के लिए पहला कदम नया लोगो बनाना था। फिल नाइट चाहता था इसका ब्रांड का लोगो दौड़ने का एहसास जगाए, तहरीक का एहसास और फतह का एहसास। इसके अलावा लोगो जूते के साइड पर फिट होने चाहिए। इसने लोगो डिजाइन करने के लिए ग्राफिक डिजाइन के एक तालिब इल्म की खिदमत हासिल की। कुछ दिनों के बाद तालिब इल्म ने कई डिजाइन दिखाए। मुलाजमीन ने एक मुड़े हुए लोगो का इंतखाब किया जो एक मोटे चेक मार्क की तरह नजर आता था। फिल नाइट ने मदद के लिए ग्राफिक डिजाइनर के तालिब इल्म का शुक्रिया अदा किया और $35 फीस अदा की। लोगों के बाद अगला मरहला ब्रांड नाम का इंतखाब करना था। इन्होंने कई नाम तजवीज किए, लेकिन कंपनी के पहले सेल्समैन जीफ जॉनसन ने सबको बताया कि उसने कल रात ख्वाब में एक बहुत अच्छा नाम देखा है। उसका नाम नाइकी था। यूनानी ज़बान में फतह की देवी को नाइकी कहा जाता है, इसलिए ये नाम सबको बहुत पसंद आया। इसके बाद फिल नाइट ने जूते बनाने के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर की खिदमत हासिल की। नाइकी ने इन्हें डिजाइन भेजे और जूतों की तैयारी शुरू हो गई। आखिरकार नाइकी ब्रांड के जूते 30 मई 1971 को ज़ाब्ता तौर पर पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिए गए। लेकिन आज के बरकस उस वक्त नाइकी को कोई नहीं जानता था। प्लस ब्रांड्स जैसे पूमा, एडिडास और टाइगर नाइकी के बड़े हरीफ थे जो एक नए ब्रांड को कचलने की सलाहियत रखते थे। इसीलिए फिल नाइट ने नाइकी की मार्केटिंग के लिए हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जिसे 1970 में किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने देखा कि दौड़ने वाले एक ही ब्रांड के जूते पहनना पसंद करते थे जिसे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी पहनते थे। लिहाजा नाइकी ने उस वक्त के बेहतरीन रनर के साथ मुआहदा किया $5000 पर सालाना फरोग देने के लिए और नाइकी पहले ब्रांड्स में से एक बन गया जिसने एथलेटिक्स ब्रांड की तौसीक को मार्केटिंग की हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल नाइट की दूसरी हिकमत अमली के साथ अपनी सेल्स टीम का मुंतखब करना था। नाइकी हमेशा सेल्स टीम के लिए लोगों की खिदमत हासिल करने का इंतखाब करती है तो या तो खुद खिलाड़ी थे या एथलेटिक्स के बारे में बहुत पुरजोश थे। इसका मतलब ये था कि सेल्स टीम मसाइल समझ सके जो बिल आखिर मसनूआत के डिजाइन फरोख्त के मेयार में बेहतरी का बाइस बनते हैं। फिल नाइट ने इन दो हिकमत अमलियों के अलावा अपना तजर्बा, पुराना कस्टमर बेस और बोवरमैन के जूते के डिजाइन से फायदा उठाया। इसके नतीजे में नाइकी की 1980 तक 2700 मुलाजमीन की टीम बन गई, $270 मिलियन की फरोख्त करके रिकॉर्ड कायम कर दिया और एडिडास को शिकस्त देकर अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। फिल नाइट ने आखिरकार महसूस किया कि इसने अमेरिका में सबसे मजबूत एथलेटिक्स ब्रांड बनाया है। लेकिन फिर एक नई कंपनी दाखिल हुई जिसने नाइकी को हिला कर रख दिया, जिसका नाम है रीबॉक। नाइकी की बुनियादी तवज्जो हमेशा उसे खेलों के लिए बेहतरीन बनाना थी। शक्ल और अंदाज कभी इनकी तवज्जो का मरकज नहीं था। लेकिन 1980 की दहाई में फैशन के रुझान और एथलेटिक्स जूतों में एक बड़ी तब्दीली आई। लोग सिर्फ एक मजबूत और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले जूते से खुश नहीं थे, वो ऐसे जूते चाहते थे जो पुरकशिश नजर आए और कारकर्दगी के साथ स्टाइलिश हों। और रीबॉक ने सार्फिन को बस इतना ही दिया। आखिरकार सार्फिन का नाइकी से राब्ता खत्म होना शुरू हो गया। कंपनी को पहली बार नुकसान हुआ और मुलाजमीन को फर्क करना पड़ा। रीबॉक ने 1986 में एथलेटिक्स के जूतों की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर नाइकी को पीछे छोड़ दिया। नाइकी को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए जल्द कुछ करना था। इस मकसद के लिए नाइकी ने एक बास्केटबॉल खिलाड़ी का इंतखाब किया, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन उस वक्त का एक बेहतरीन खिलाड़ी था। नाइकी ने बास्केटबॉल के जूते भी लॉन्च किए जिसका नाम एयर जॉर्डन, जो अर्दन के नाम पर रखा गया। एयर अर्दन से पहले बास्केटबॉल के जूते काफी आम और बोरिंग थे। एयर जॉर्डन ने अपने बोल्ड रंगों और स्टाइलिश डिजाइनों के साथ बास्केटबॉल के जूतों के रुझान को तब्दील कर दिया। एयर जॉर्डन वो तारीखी जूता बन गया जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। नाइकी ने लॉन्च के पहले साल में $100 मिलियन मालियत की फरोख्त की। आखिरकार रीबॉक को पीछे छोड़ दिया। नाइकी इस कामयाबी के बाद कभी नहीं रुकी।
1990 की दहाई में इन्होंने आलमी सतह पर तोसीह की। वो यके बाद देगर ममालिक को फतह करने लगे, जूतों के अलावा देगर खेलों के लिबास में एंट्री ली और आज नाइकी तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए की कीमत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा खेलों के लिबास का ब्रांड है। फिल नाइट और नाइकी का सफर वाकई बहुत जबरदस्त है। फिल नाइट ने अपनी किताब शो डॉग में कहा, हर कोई आपके ख्याल को पागल कहे, बस चलते रहे मत रुको। यहाँ तक कि जब आप वहाँ पहुँच ना जाएं, तब तक रुकने के बारे में सोचें भी ना, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई क्या कहेगा। नाइकी की टैगलाइन भी यही कहती है, जस्ट डू इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुश रहें, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।